लूडो और कैरम का भूतिया खेल। एक गांव में चीकू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। चीकू अपनी माँ से हमेशा एक कैरम बोर्ड मांगता रहता था। माँ, मुझे एक कैरम बोर्ड दो ना। बेटा, अभी तुम्हारा कैरम खेलने की उम्र नहीं है। पड़ोस वाली प्रिया तो मेरे बराबर है और दिन भर अपने दोस्तों के साथ कैरम खेलती है। वो अमीर बाप की बेटी है। अमीर बच्चों का बचपन ज्यादा लंबा चलता है और गरीब बच्चों का बचपन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है। माँ, मैं तो बस एक कैरम बोर्ड मांग रहा हूँ। कह दिया ना, नहीं मिल सकता। चीकू निराश होकर प्रिया के घर गया। प्रिया, क्या मैं तुम्हारे साथ कैरम खेल सकता हूँ? तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरे साथ कैरम खेले। भाग यहाँ से। चीकू गांव के बाहर जंगल की तरफ चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। मुझे कोई कैरम क्यों नहीं देता? माँ नहीं देती, प्रिया भी नहीं देती। मैं अपना टाइम कैसे पास करूँ? उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो इंसानों को खाती थी। चुड़ैल चीकू की पूरी स्थिति समझ गई। उसने सुंदर औरत का रूप धारण किया और चीकू के सामने एक कैरम बोर्ड लेकर आई। सुनो, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बस एक कैरम बोर्ड चाहिए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए कैरम बोर्ड है। मैं यहीं पड़ोस में रहती हूँ। तुम मेरे घर चलकर मेरे साथ कैरम बोर्ड खेलोगे? चीकू ने तुरंत खेलने के लिए हाँ कर दिया। चुड़ैल चीकू को एक झोपड़ी में ले गई। तुम जहाँ बैठो और गोटियाँ सजाओ, मैं अभी आती हूँ। चुड़ैल चीकू को झोपड़ी में छोड़कर बाहर आ जाती है और अपने चुड़ैल रूप में आकर हंसने लगती है। ये तो बहुत आसानी से मेरे जाल में फंस गया। इसे मैं अभी कच्चा खा सकती हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करूँगी। इसके द्वारा और इंसानों को यहाँ बुलाऊंगी और फिर दावत करूँगी। चुड़ैल औरत के रूप में आकर चीकू के पास आ जाती है और कहती है, तुम इस कैरम को अपने घर ले जा सकते हो और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये कैरम टूटना नहीं चाहिए। आप चिंता ना करें, मैं इस पर खरोच भी नहीं आने दूंगा। चुड़ैल ने कैरम में अपनी शक्तियाँ डाल दी थी। अब जो भी इस कैरम में हारेगा वो मेरा गुलाम बन जाएगा और खुद जंगल की तरफ चला आएगा और फिर मैं उसे नोच नोच कर खाऊंगी। चीकू जब कैरम लेकर गांव पहुंचता है तो गांव के सारे बच्चे उसका कैरम देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इतना अच्छा कैरम कभी नहीं देखा था। क्या मैं तुम्हारे साथ कैरम खेल सकती हूँ? मैंने तुमसे जो कहा उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, खेल सकती हो। कैरम में प्रिया हार गई। हारने के बाद उसका व्यवहार अचानक से बदल गया। ना वो कुछ सुन रही थी और ना कुछ बोल रही थी। प्रिया, पिताजी तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आए हैं, खाओगी क्या? प्रिया बिना कुछ जवाब दिए सीधे कमरे में चली जाती है। अरे, इसे क्या हो गया? प्रिया बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे एक सपना आया। आजा मेरे बच्ची, मेरे पास आजा, मेरे पास जंगल में, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। प्रिया अचानक 1 बजे बिस्तर से उठ गई और जंगल की ओर जाने लगी। प्रिया का पैर टेबल से टकरा गया, जिसकी आवाज से प्रिया की माँ उठ गई। अरे, इतनी रात में प्रिया कहाँ जा रही है? प्रिया, प्रिया, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? प्रिया की माँ प्रिया का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। प्रिया ने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी। उसने अपनी माँ को उठाकर पटक दिया, जिस कारण वो बेहोश हो गई और प्रिया चली गई। सुबह प्रिया की माँ को होश आया तो वो पूरे घर में प्रिया को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते वो चीकू के घर पहुँची। चीकू, क्या तुमने प्रिया को देखा? वो रात में जंगल की तरफ चली गई थी। मेरी एक ही बेटी है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। रोइए मत आंटी, मैं आपकी मदद करूंगा। चलिए जंगल में चलकर उसे ढूंढते हैं। चीकू प्रिया की माँ के साथ जंगल में जाता है। उन लोगों को झोपड़ी से प्रिया के रोने की आवाज सुनाई दी। ये तो वही आंटी का झोपड़ी है जिन्होंने मुझे कैरम दिया था।
चीकू ने उस झोपड़ी में छुपकर देखा तो चुड़ैल ने प्रिया को रस्सियों से बांध रखा था। प्रिया के माथे पर काला लंबा टीका था और गले में हड्डियों की माला। तू कैरम बोर्ड से प्राप्त हुई पहली शिकार है, इसलिए तुझे खाने से पहले तेरा थोड़ा सा मांस अपने देवता को चढ़ाऊंगी। उस कैरम को मैंने चीकू को देकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। उस कैरम में मेरी जान बसी हुई है। अगर वो कैरम टूट गया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी, लेकिन उस चीकू को इस बारे में कुछ पता नहीं। चल, अब तेरे मरने का वक्त आ गया है। चीकू समझ गया कि उसने जिस औरत से कैरम बोर्ड लिया था वो औरत चुड़ैल है। उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो तुरंत अपने घर की ओर भागा। चीकू, तुम कहाँ जा रहे हो? आप प्रिया का ध्यान रखिए, मैं कैरम बोर्ड तोड़ने जा रहा हूँ। मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। इधर चुड़ैल ने प्रिया को मारने के लिए एक चाकू उठाया। डर लग रहा है तुझे, पर कोई बात नहीं, ये बस थोड़ी देर का डर है। मैं एक झटके में तेरा गला काट दूंगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। चुड़ैल प्रिया की गर्दन काटने ही वाली थी कि तभी उधर घर पर चीकू ने कैरम बोर्ड तोड़ दिया। कैरम के टूटते ही इधर चुड़ैल मर गई और प्रिया सही सलामत अपनी माँ के साथ घर लौट आई। प्रिया ने चीकू को धन्यवाद किया और वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई और उसको अपने साथ कैरम बोर्ड खिलाने लगी। क्लास में पोटी करने वाली काली स्टूडेंट। श्यामापुर शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली सोनम काले रंग की लड़की थी। उसके काले रंग के कारण स्कूल में सभी उससे दूर भागते थे। उसके काले रंग के कारण हर कोई उसे स्कूल में चिढ़ाता था, खासकर उसके क्लास टीचर ममता और सभी स्टूडेंट। चलो सभी स्टूडेंट लाइन में लग जाओ। मानसी और तारा, तुम सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ और सोनम तुम सबसे पीछे चली जाओ। प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के कुछ स्टूडेंट की फोटोज मैगजीन में छपेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास के स्टूडेंट का ही फोटो स्कूल के मैगजीन में छपे। लेकिन मैम, इस काली कलोटी की वजह से हमारी पूरी फोटो खराब हो जाएगी। क्या हम इसे फोटो फ्रेम से बाहर नहीं कर सकते? नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये पॉसिबल होता तो सबसे पहले मैं ही इसे फोटो से बाहर करती। मुझे तो खुद पसंद नहीं कि एक काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। तभी सोनम बोलती है, मुझे बहुत प्यास लगी है मैम, क्या मैं पानी पीने के लिए जाऊँ? हाँ चली जाओ, और हो सके तो अपने इस काले चेहरे को थोड़ा पानी से धोकर आना। क्या पता तुम्हारे ये काला रंग थोड़ा उतर जाए और फोटो थोड़े ठीक आ जाए। अपनी क्लास टीचर और बच्चों की बात सुनकर सोनम रोते हुए बाथरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर फूट फूट कर रोती है। सोनम के माता पिता दोनों ही सब्जी का ठेला लगाते थे। पूरे दिन धूप में मेहनत मजदूरी करके वो सोनम के अंग्रेजी स्कूल की फीस भरते थे। इसलिए सोनम कभी भी अपने माता पिता से अपना दुख नहीं कहती थी। सोनम को दौड़ने का बहुत शौक था। वो अक्सर सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का अभ्यास करती थी, लेकिन वो जब भी अपने स्कूल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की बात करती तो स्कूल के बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते। काली बैंगन, तो अपनी शक्ल देखी भी है आईने में? अरे तू रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी? कई सालों से तारे हमारे स्कूल के रेस कंपटीशन की विनर रही है, इस साल भी वही रहेगी, समझी? हाँ, और इसलिए मैंने इस बार भी तारा का नाम ही प्रिंसिपल को सजेस्ट किया है। लेकिन तभी वहाँ प्रिंसिपल सर भी आ जाते हैं। सोनम, अगर तुम भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा नाम भी पार्टिसिपेशन लिस्ट में डाल देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम खूब मेहनत करोगी। और ममता मैम, हमें किसी भी स्टूडेंट को उसके रंग रूप के हिसाब से नहीं आंकना चाहिए। ये कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। लेकिन प्रिंसिपल की बातें सुनकर ममता मैम और तारा का मुंह बन जाता है। सोनम खुशी खुशी आती है और अपने माता पिता को रेस प्रतियोगिता में भाग लेने की बात बताती है। 2 दिन बाद स्कूल में 10 स्कूल स्टूडेंट की रेस कंपटीशन का अभ्यास होता है, जिसमें से फाइनल राउंड में तारा और सोनम पहुंचते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते होने वाले 5 स्कूलों की रेस कंपटीशन में हमारा स्कूल ही फर्स्ट आएगा। अब तुम दोनों जम के प्रैक्टिस करो, बेस्ट ऑफ लक। इतना कहकर प्रिंसिपल सर वहाँ से चला जाता है। इस कल्लू का तो कुछ करना ही पड़ेगा। सोनम और तारा दोनों ही इस कंपटीशन को जीतने के लिए खूब मेहनत करती हैं।
रेस कंपटीशन से एक दिन पहले जब सोनम वॉशरूम में होती है तो तारा और पायल मिलकर उसकी पानी की बोतल में कुछ मिला देते हैं। सोनम जब उस पानी को पीती है तो उसके पेट में एक अजीब सा दर्द उठता है और वो टॉयलेट में जाती है। उसे दस्त हो जाता है और फिर जैसे ही सोनम क्लास अटेंड करने लगती है तो फिर से उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है। ये मेरे पेट में कैसे दर्द हो रहा है? लगता है फिर से बाथरूम जाना पड़ेगा। सोनम, तुमने क्लासरूम को पार्क समझ रखा है जो बार बार आना जाना कर रही हो? मिस, मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मेरे सर पर क्यों बैठी हो? घर जाओ। ये देखकर तारा और पायल बहुत खुश होते हैं। अब आएगा असली मजा, ये काली कलोटी रेस कंपटीशन से बाहर। तारा और पायल सोनम की ऐसी हालत देखकर बहुत खुश थी। घर जाने के लिए सोनम अपना बैग उठाती ही है कि तभी एक बार फिर उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और इस बार उसकी पोटी क्लास में ही हो जाती है। जब वो चलने लगती है तो बूंद बूंद करके उसकी पोटी गिरने लगती है। सभी बच्चे हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। ये तो होना ही था। बेचारी सोनम शर्मिंदा होकर पेट पकड़कर घर आती है और जल्दी से बाथरूम में नहाने चली जाती है। उसके बाद वो बिना खाए ही बिस्तर पर लेट जाती है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है, अरे सोनम बिटिया, क्या हुआ? तू आज खाना नहीं खा रही? अरे खाना नहीं खाएगी तो कल स्कूल के दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे ले पाएगी? और फिर मेरी लाडो को फर्स्ट भी तो आना है ना। माँ, मेरा पेट ठीक नहीं है इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप खा लो, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। अगले दिन सोनम स्कूल नहीं जाती। तभी सोनम के पिता गोपाल उससे कहते हैं, क्या बात है बिटिया रानी, आज स्कूल नहीं जाओगी क्या? नहीं बाबा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए छुट्टी कर ली। कोई बात नहीं बिटिया, तू तो रोज ही स्कूल जाती है, अगर एक दिन नहीं भी जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो जी, सोनम की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज मैं उसके पास घर पर ही रुकती हूँ। आप ही सब्जी का ठेला लेकर चले जाओ। हाँ, तुम घर पर ही रहो और इसका ध्यान रखो, आज मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। गोपाल काम पर चला जाता है। सोनम अपने बिस्तर पर आराम करती है। सोनम की माँ शांति घर के कामकाज में लग जाती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। शांति गेट खोलती है। जी, मेरा नाम प्रकाश है और मैं सोनम के स्कूल का मैनेजर हूँ। प्रिंसिपल सर ने मुझे यहाँ सोनम को लेने भेजा है। स्कूल रेस कंपटीशन में सोनम को जाना होगा। लेकिन सोनम की तबीयत ठीक नहीं है। तभी सोनम उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो बाहर आकर कहती है, सर आप 5 मिनट रुकिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। स्कूल रेस कंपटीशन के नाम से मानो सोनम अपनी दिक्कत जैसे भूल ही गई हो और वो मैनेजर के साथ गाड़ी में बैठकर स्कूल चली जाती है। आ गई सोनम बेटा तुम, आज स्कूल को और हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। दरअसल तारा का पैर स्कूल की सीढ़ियों से फिसल गया है और उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए वो अब इस कंपटीशन से बाहर हो गई है। अब हमारे स्कूल की इज्जत तुम्हारे हाथों में ही है बेटा। हम चाहते हैं कि तुम इस कंपटीशन में जाओ और जीत कर ही लौटो। आप चिंता मत करिए सर, मैं जीत कर ही आऊंगी। तभी उसकी क्लास टीचर ममता कहती है, मुझे माफ कर दो सोनम, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया और तुम्हारे रंग को लेकर हमेशा भेदभाव किया। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है, ना कि रंग से। मैं जानती हूँ कि तुम रोज सुबह दौड़ने की प्रैक्टिस करती हो, इसलिए तुमसे अच्छे स्टूडेंट हमें इस रेस के लिए कोई मिल ही नहीं सकती। थैंक यू मैम, मैं जरूर प्रतियोगिता जीतूंगी। सोनम को उसकी क्लास के सभी स्टूडेंट रेस के लिए शुभकामनाएं देते हैं। सोनम का पेट पहले से ठीक था। उसकी माँ ने उसे ORS का घोल दिया था, जिससे उसे काफी आराम था। सोनम पूरे जोश के साथ स्कूल रेस कंपटीशन में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। जज उसे इनाम में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देते हैं। वो 5 स्कूल में से फर्स्ट आई थी। तुम्हारे कारण हमारे स्कूल का नाम और ऊंचा हो गया। सोनम बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। बधाई हो सोनम, एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा और उसमें खुद ही गिर गई। सच कहते हैं, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। मैंने तुम्हारे पानी में पेट खराब होने वाली दवाई मिलाई ताकि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर सको। लेकिन देखो ना, आज मैं ही कंपटीशन से बाहर हो गई। कोई बात नहीं तारा, मैंने तुम्हें माफ किया। इसके बाद सोनम ट्रॉफी लेके घर आ जाती है।
उसके माँ बाबा बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद कोई भी सोनम को स्कूल में नहीं चिढ़ाता, सब उसके दोस्त बन जाते हैं। साथ ही उसकी क्लास टीचर भी उसको बहुत प्यार देती है। रजियापुर गांव में सुखदेव नाम का व्यक्ति रहता था। उसने अपनी पहली पत्नी के देहांत के बाद अपनी बेटी सुमन की अच्छी परवरिश के लिए कुमोलिका नाम की औरत से दूसरा विवाह रचा लिया। शुरुआती दिनों में तो कुमोलिका ने सुमन को बहुत प्यार दिया, परंतु फिर कुछ समय बीतने के बाद दूसरी पत्नी से उसकी एक और बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने कंचन रखा। कंचन के आ जाने पर कुमोलिका ने सुमन पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ ही दिया। अब उसे सुमन खटकने लगी थी। अब कुमोलिका सुमन से घर का सारा काम करवाने लगी, यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई लिखाई भी छुड़वा दी। ये सब देखकर सुखदेव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु अब वो कर भी क्या सकता था। वो कुमोलिका को कुछ बोलता है तो कुमोलिका उल्टा उसे ही खरी खोटी सुना दिया करती थी। इसी तरह से दिन बीतते चले गए। सुमन अब 15 साल की हो चुकी थी और कंचन 12 साल की। एक दिन सुमन अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरे पास एक भी ढंग के कपड़े पहनने के लिए नहीं है। जो भी फ्रॉक थी वो सारी फट चुकी है। अगर हो सके तो कोई सस्ती सी फ्रॉक ले आइएगा। ठीक है बेटी, मैं ले आऊँगा। इतना कहकर सुखदेव काम पर चला जाता है और शाम को आते वक्त अपनी दोनों बेटियों के लिए सुंदर सी फ्रॉक खरीद कर लाता है। अरे वाह पिताजी, आप तो बहुत सुंदर फ्रॉक लेकर आई हैं। माँ इधर आओ, देखो पिताजी मेरे लिए फ्रॉक लेकर आई हैं। कंचन की आवाज सुनकर कुमोलिका और सुमन बाहर आते हैं। क्या बात है जी, आज अपने मन से मेरी बेटी के लिए फ्रॉक लेकर आए हैं आप? चलो अच्छा है। कुमोलिका, ये मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए लाया हूँ। इसमें से एक फ्रॉक सुमन के लिए है, उसके सारे कपड़े फट चुके हैं ना, तो इनमें से एक फ्रॉक कंचन बेटा तुम सुमन को दे दो। नहीं पिताजी, मुझे ये दोनों फ्रॉक बहुत अच्छी लग रही है। अजी कोई जरूरत नहीं है, कंचन के बहुत सारे पुराने कपड़े रखे पड़े हैं, वो पहन लेगी सुमन। मेरी बेटी को ये दोनों फ्रॉक बहुत पसंद है, तो ये दोनों फ्रॉक मेरी बेटी ही पहनेगी। कुमोलिका, कंचन के पास तो वैसे भी बहुत सारे नए कपड़े रखे हुए हैं और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। मेरी बेटी के पास कोई ढंग के कपड़े पहनने के लिए नहीं है। उसके बावजूद तुम कंचन के पुराने कपड़े दे रही हो उसे पहनने के लिए। ऐसे बच्चों में बैर करना अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ, अपनी बेटी से तुम्हें कितना प्यार है, क्योंकि वो तुम्हारी सगी बेटी जो है। मेरी बेटी कंचन से क्यों ही होगा, आखिर वो तुम्हारी सौतेली बेटी जो है। चलो बेटी। इतना कहकर कुमोलिका अपनी बेटी कंचन को लेकर रूम में चली जाती है। सुमन को निराश देख सुखदेव कहता है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इस औरत से शादी कर ली। मुझे माफ कर दो बेटा। अरे कोई बात नहीं पिताजी, आप थक गए होंगे ना, चलिए खाना खा लीजिए। ऐसे ही 2-3 हफ्ते बीत गए। अचानक सुखदेव की तबीयत बिगड़ने लगी, परंतु कुमोलिका ने सुखदेव पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से सुखदेव की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। सुमन के बहुत कहने पर उसकी माँ ने उसको डॉक्टर से दिखाया तो पता चला सुखदेव को टाइफाइड है और इनको 2-3 महीने की बेड रेस्ट की जरूरत है। ये सुनकर कुमोलिका कहती है, क्या 2-3 महीने बेड रेस्ट? अरे ऐसे में घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं और मेरी बेटी तो भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुन सुमन की बच्ची, अब से तुझे पैसे कमा कर लाने होंगे, वरना मैं तुम दोनों बाप बेटी को घर से निकाल फेंकूंगी। बेचारी सुमन करती भी क्या, वो अपने गांव के पास वाली नदी में मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेच देती है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। उन पैसों को सुमन लाकर अपनी माँ को दे देती है। माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। क्यों रे, कमाकर थोड़े से पैसे लाकर क्या दे दी तो घमंड आ रहा है? चुपचाप मेरी बेटी को शांति से खाना खाने दे। मेरी बेटी के प्लेट में अगर कुछ बच जाए तो खा लियो। ये सुनकर सुमन बहुत दुखी हुई। सुखदेव को भी ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु वो अपने हालातों से मजबूर था। ऐसे ही एक दिन सुमन नदी में मछलियाँ पकड़ रही होती है, तभी उसे नदी किनारे एक फल का पेड़ दिखाई दिया। उसमें ढेर सारे मीठे फल लगे थे। उन फलों को देखकर सुमन के मुंह में पानी आ गया। वो उठकर फल तोड़ने चली गई, परंतु बहुत कोशिशों के बाद भी उससे एक भी फल नहीं टूटा। ये देखकर सुमन बहुत निराश हो गई। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? कुछ अच्छा खाना मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। छी, कितनी गंदी किस्मत पाई है मैंने।
इतना बोलकर सुमन रोने लगती है। तभी पेड़ से आवाज आती है, अरे अरे, ऐसे दुखी नहीं होते, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहा था। पेड़ की आवाज सुनकर सुमन आश्चर्यचकित रह जाती है। ये क्या, तुम बोल सकते हो? भला ये कैसे हो सकता है? पेड़ भी कभी बोलता है क्या? कहीं तुम कोई भूत वूत तो नहीं हो ना? अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक मायावी पेड़ हूँ। परंतु तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या मैं जान सकता हूँ? हो सकता है मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूँ। फिर सुमन अपनी परिस्थितियों के बारे में पेड़ को सारी बात बताती है। ओह, तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, परंतु तुम चिंता मत करो। तुम्हें भूख लगी है ना? तुम मेरे पेड़ से जितने चाहे उतने फल खा सकती हो। इतना बोलकर पेड़ बहुत सारे फल नीचे गिराता है। सुमन बहुत खुश होती है और वो मीठे फल खाने लगती है। बेटा, तुम बहुत मासूम लड़की हो, सिर्फ फल खाकर ही इतनी खुश हो गई। इससे तुम्हारी परेशानियाँ तो खत्म नहीं होंगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। इतना बोलकर पेड़ वहाँ पर एक फ्रॉक का घर प्रकट करता है। बेटा, ये जादुई फ्रॉक का घर है। इस फ्रॉक के घर का दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम दरवाजे पर खड़े होकर 3 बार दरवाजा खुल जा सिमसिम बोलोगी। इस घर के अंदर तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे, परंतु तुम्हें इनमें से उतना ही धन लेना होगा जितने की तुम्हें आवश्यकता हो। अगर तुमने लालच किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। सुमन पेड़ की बात समझ गई और वो पेड़ का धन्यवाद कर जादुई फ्रॉक के दरवाजे पर गई और बोली, दरवाजा खुल जा सिमसिम। सुमन के इतना बोलते ही फ्रॉक घर का दरवाजा खुल जाता है। सुमन उस घर के अंदर जाकर देखती है तो उस घर के अंदर बहुत सारे खजाने भरे होते हैं। फिर सुमन अपनी आवश्यकता के अनुसार उनमें से कुछ सोने के सिक्के लेकर चली जाती है और घर पहुंचकर अपनी माँ को वो सोने के सिक्के देती है और अपने साथ घटित सारी घटना अपनी माँ को बताती है। निकम्मी, नालायक, तुझ में अकल है कि नहीं? बिल्कुल अपने बाप पर गई है। घर आई लक्ष्मी से तूने बस इतना सा खजाना लिया है। अरे जब तेरे सामने धन का भंडार लगा था तो तुझे बहुत सारा धन लेकर आना चाहिए था। ये 10 सोने के सिक्कों में क्या होगा? इतना बोलकर कोमोलिका सुमन को मारने लगती है। ये सब देखकर सुखदेव कहता है, अरे अरे, बेचारी बच्ची को इतनी बेरहमी से क्यों मार रही हो? बेचारी ने तुम्हें इतना तो सोना ला कर दिया ना, और क्या चाहिए? इतने से धन में भी हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। क्या लाई? बस हाथ हिलाते हुए ये 10 सोने के सिक्के? वहाँ इतना सारा खजाना पड़ा था, उसके बावजूद भी ये बस 10 सोने के सिक्के उठा कर लाई है करम चली। इसकी तो आज मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगी, मंदबुद्धि। इतना बोलकर कोमोलिका सुमन को और मारने लगती है। मुझे मत मारो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वहाँ से बस हमें अपनी आवश्यकता अनुसार ही धन लेना था, वरना हम खतरे में पड़ सकते थे। इसलिए मैं हमारी आवश्यकता अनुसार ही सोने के सिक्के लेकर आई हूँ। इतने से सिक्के में भी हमारा घर का खर्चा आसानी से चल जाएगा। हमें और पैसों की क्या जरूरत है माँ? चुप बैठ। एक तो तू हाथ आए पैसों को छोड़ कर आई है और उल्टा मुझे ही भाषण दे रही है। वो जादुई पेड़ है कहाँ? मुझे बता। उस पेड़ के पास जाकर उस जादुई फ्रॉक से सारा धन कैसे लेकर आना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। चल मुझे उसका पता बता जल्दी से। फिर सुमन कोमोलिका के कहने पर उसे उस जादुई पेड़ के पास लेकर जाती है और उसे जादुई फ्रॉक घर दिखाती है और उस घर के दरवाजे को खोलने का मंत्र भी बताती है। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अब तो जा यहाँ से। मैं इस घर से बहुत सारा खजाना लेकर आ रही हूँ। कोमोलिका सुमन को भेज देती है और झूठ मूठ का पेड़ के सामने रोने का नाटक करके पेड़ से इजाजत लेकर फ्रॉक घर के अंदर चली जाती है। अरे वाह, इतना सारा खजाना! यहाँ से जितना हो सके मैं उतना सारा खजाना भर कर ले जाऊंगी। फिर तो मैं करोड़पति बन जाऊंगी, करोड़पति। कोमोलिका खुश होते हुए बहुत सारा खजाना वहाँ रखे सोने की टोकरी में भरने लगी। तभी वहाँ 2 चुड़ैलें आई। उन 2 चुड़ैलों को देखकर कोमोलिका डर गई। एक चुड़ैल कहती है, क्यों री हरामजादी, यहाँ से आवश्यकता अनुसार खजाना ले जाने को कहा था जादुई पेड़ ने, परंतु तू तो लालच में सारा खजाना ले जाना चाह रही है। तू एक नंबर की लालची और घटिया किस्म की औरत है। तू अपने पति की इज्जत नहीं करती, अपनी बेटी की इज्जत नहीं करती, तो तुझे इंसानों वाला जीवन जीने का कोई हक नहीं। जब तेरी हरकतें हम चुड़ैलों से भी बदतर है, तुझे तो हम अपने गैंग में शामिल करेंगे
और तुझे चुड़ैलों का लीडर बनाएंगे। इतना बोलकर दोनों चुड़ैलें कुमोलिका को मार देती है। वहाँ जब बहुत समय बीतने पर भी कुमोलिका घर वापस नहीं आती तो सुमन समझ जाती है कि उसकी माँ अब वापस कभी नहीं आएगी। फिर वो लोग इस चीज को स्वीकार कर अपना एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं।